एक कागज, उस पर सिर्फ इतना लिखा है, कितनी रकम, किस दिन, और नीचे एक दस्तखत। ये कागज आपके हाथ से निकल जाता है, दूसरे के पास जाता है, तीसरे के पास। आप समझते हैं किस्सा खत्म। और 2 महीने बाद वही कागज वापस आकर आप ही की मेज पर गिरता है, पहले से ज्यादा रकम लेकर। आज हम उस कागज को पूरा पढ़ेंगे। चलिए। गुरुजी, डिस्ट्रीब्यूटर ने हाँ तो कर दी, मगर एक शर्त लगा दी है। कहता है जुबानी उधार नहीं, एक कागज पर लिख कर दीजिए कितनी रकम, किस तारीख को, और नीचे आपके दस्तखत। मैंने कहा उधार तो उधार है, कागज क्यों? उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, बस हंसने लगा। जवाब है, और बहुत अच्छा जवाब है। आपका जुबानी वादा सिर्फ आप दोनों के दरमियान है। वो कागज किसी तीसरे को भी दिखाया जा सकता है और तीसरे को दिया भी जा सकता है। उस कागज का अपना नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसके अपने रूल्स हैं। और अली भाई, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के काम का नहीं, कल आप भी किसी से ये कागज मांग सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एक लिखा हुआ हुक्म है। जो लिखता है वो कहता है, इस तारीख पर इतनी रकम इस शख्स को अदा की जाए। 3 चीजें लाजमी हैं, रकम, तारीख और दस्तखत। और 3 किरदार। जो बिल लिखता है, ड्रॉअर, जिस पर लिखा जाता है, यानी जिसे पैसा देना है, ड्रॉई, और जिसे पैसा मिलना है, पेई। किताबों में इन्हें पार्टीज कहते हैं। आपके केस में डिस्ट्रीब्यूटर ड्रॉअर है, आप ड्रॉई हैं। और पेई भी ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर ही होता है, मगर जरूरी नहीं, वो किसी और का नाम भी लिख सकता है। तो जब तक मैं दस्तखत ना करूं? तब तक वो सिर्फ एक कागज है। आप जब उस पर एक्सेप्टेड लिखकर दस्तखत करते हैं, उसी लम्हे वो कागज एक वादा बन जाता है। इसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। एक और चीज, कुछ किताबें एक और कागज का जिक्र करती हैं, प्रॉमिसरी नोट। डिफरेंस सिर्फ इतना है, बिल वो लिखता है जिसे पैसा लेना है, और प्रॉमिसरी नोट वो लिखता है जिसे पैसा देना है। बिल में 3 किरदार, नोट में 2, और इसीलिए नोट पर एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं होती। जिसने लिखा है वही तो देने वाला है। 1 अप्रैल, माल आया उधार पर 72,000, परचेसेस डेबिट, डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट। यहां तक वही पुराना काम। अब बिल आपने एक्सेप्ट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम अब क्रेडिटर्स की लिस्ट से निकल जाता है, और उसकी जगह एक नया अकाउंट आता है, बिल्स पेएबल, डिस्ट्रीब्यूटर डेबिट, बिल्स पेएबल क्रेडिट 72,000। मतलब कर्ज खत्म? कर्ज नहीं, कर्ज की शक्ल बदली। पहले वो आम उधार था, अब वो एक लिखा हुआ वादा है जिसकी तारीख मुकर्रर है। और मजेदार बात यह है, वही एक कागज डिस्ट्रीब्यूटर की बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है, आपके लिए लायबिलिटी, उसके लिए एसेट। बिल्कुल, एक कागज, 2 बुक्स, 2 नाम। एग्जाम में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बिल 3 महीने का था, 1 अप्रैल से 3 महीने, 1 जुलाई। और कुछ किताबें इसके बाद 3 दिन की रियायत जोड़ती हैं, जिसे डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। तो ड्यू डेट बन जाती है 4 जुलाई। कुछ किताबें रियायत नहीं जोड़ती। ये याद रखिए, सवाल में जो मेथड दिया हो वही चलाइए, और अपनी वर्किंग में लिख दीजिए कि आपने रियायत जोड़ी है या नहीं। मार्क्स मेथड दिखाने पर मिलते हैं। जिस दिन बिल पूरा होता है उस दिन को मैच्योरिटी कहते हैं। अगर अली 4 जुलाई का इंतजार करता तो एंट्री सीधी सी होती, बिल्स पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट 72,000, बस। मगर गुरुजी, मेरे पास पैसा 1 महीना पहले ही आ गया था। मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से कहा मैं आज ही दे देता हूं। और उसने आपको कुछ कम लेकर छोड़ दिया। ठीक, इसे रिटायरिंग अ बिल कहते हैं। बिल को ड्यू डेट से पहले खत्म करना, और जो कमी वो देता है उसे रिबेट कहते हैं। हिसाब बिल्कुल वही जो बैंक करता है, बस उल्टा। बिल 72,000, 1 महीना पहले, रेट 12% सालाना। 72,000 का 12%, और उसका 1/12 बनता है 720। तो अली ने बैंक से दिए 71,280, और 720 की बचत उसकी इनकम है। एंट्री, बिल्स पेएबल डेबिट 72,000, बैंक क्रेडिट 71,000,
280 और रीबेट क्रेडिट 720। और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वही 720 उल्टा है, उसका एक्सपेंस, क्योंकि उसने पूरे पैसे के बजाय कम ले लिए, सिर्फ वक़्त से पहले लेने के लिए। ये बात याद रखिएगा, वक़्त से पहले पैसा लेने की हमेशा एक कॉस्ट होती है। आगे बैंक के साथ भी बिल्कुल यही चीज दोबारा आएगी, मगर अली के उल्टे रुख से। अली भाई, पैसा इस महीने नहीं हो पाएगा, 2 महीने दे दीजिए। गुरुजी, ये तो वही चीज है जो डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे साथ की थी। बिल्कुल वही। अब आप ड्रॉर हैं, बिलाल ड्रॉय। आप बिल बनाइए, बिलाल एक्सेप्ट करे। आपकी बुक्स में बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिलाल क्रेडिट 45,000। बिलाल का नाम डेटर्स से निकल गया, उसकी जगह एक कागज आ गया। और बिलाल की बुक्स में उल्टा, अली डेबिट, बिल्स पेएबल क्रेडिट, वही एक कागज, फिर 2 नाम। तो अब मेरे पास एक एसेट है जो 2 महीने बाद पैसा बनेगा। या उससे पहले भी काम आ सकता है। यही वो बात आती है जो मैंने पिछली वीडियो के आखिर में कही थी, ये कागज खुद पैसे की तरह हाथ बदल सकता है। बिल हाथ में आ जाए तो 4 रास्ते हैं। पहला, रख लीजिए, ड्यू डेट पर पैसा ले लीजिए। दूसरा, किसी और को दे दीजिए और अपना कर्ज बराबर कर लीजिए, इसे एंडोर्समेंट कहते हैं। तीसरा, बैंक को देकर ड्यू डेट से पहले पैसा ले लीजिए, बैंक अपने चार्जेस काट लेता है। चौथा, बैंक को सिर्फ कलेक्शन के लिए दे दीजिए, बिल फिर भी आप ही का रहता है, बैंक सिर्फ आपके लिए पैसा जमा करता है। दूसरा रास्ता मेरे काम का है। करीम का भी तो मेरे जिम्मे 45,000 है, बिल्कुल इतना ही। 15 अप्रैल, अली ने बिल के पीछे दस्तखत किए और करीम को दे दिया। अली की बुक्स में करीम डेबिट, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट 45,000। देखिए क्या हुआ, 1 रुपया भी नहीं चला, फिर भी अली का कर्ज उतर गया। इसीलिए कहते हैं कि ये कागज पैसे की तरह काम करता है। गुरुजी, ये तो कमाल हो गया। अब बिलाल का बिल मेरा मसला ही नहीं रहा। ये जुमला याद रखिएगा अली, 2 महीने बाद हम इसे दोबारा सुनेंगे। एक बात, जो शख्स एंडोर्स करता है, उसका नाम बिल पर लिखा रह जाता है। कागज जितने हाथ बदलता है, उतने नाम उस पर जमा होते जाते हैं। और एक छोटी सी बात जो एग्जाम में काम आती है, यहां करीम का हिसाब बिल के बराबर था, इसलिए पूरा साफ हो गया। अगर उसका हिसाब इससे कम या ज्यादा होता तो सिर्फ डिफरेंस उसके अकाउंट में बाकी रह जाता, बिल पूरा का पूरा जाता है, टुकड़ों में नहीं। आपकी बारी, और आज सवाल हिसाब का नहीं, फैसले का है। अली ने बिल करीम को दे दिया था, ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया। क्या अली की बुक्स में कोई एंट्री आएगी? ए नहीं, बिल अब उसका रहा ही नहीं। बी, हां, पूरी रकम और नोटिंग चार्जेस के साथ। सी, सिर्फ कस्टमर के नाम। 3, 2, 1। जवाब है बी, और वजह समझना जरूरी है। एंडोर्स करने से कागज जाता है, जिम्मेदारी नहीं जाती। जिसने दस्तखत किया वो लाइन में खड़ा रहता है। गुरुजी, करीम का फोन आया है, कहता है बिलाल का बिल वापस आ गया, पैसा नहीं मिला और अब वो मुझसे मांग रहा है। मैंने तो वो कागज दे दिया था, अब मेरा क्या लेना देना। बिल्कुल लेना देना है। आपने करीम को वो कागज देकर अपना कर्ज उतारा था, कागज ने पैसा नहीं दिया, मतलब आपका कर्ज उतारा ही नहीं। और एक चीज और बढ़ गई, जब बिल डिसऑनर होता है तो उसे एक कानूनी गवाह, नोटरी के सामने लिखवाया जाता है कि हां, पैसा मांगा गया था और मिला नहीं। उसका एक्सपेंस भी लगता है, नोटिंग चार्जेस, यहां 500। तो अली की एंट्री, बिलाल डेबिट 45,500, करीम क्रेडिट 45,500, यानी पूरा बोझ, बिल की रकम प्लस नोटिंग चार्जेस, बिलाल के नाम वापस चला गया। और अगर बिलाल ने भी ना दिया तो वो आम उधार की तरह आपका मसला है, और अगर पूरी तरह डूब जाए तो बैड डेट। मगर ध्यान रखिए, करीम को आपने देना ही देना है, चाहे बिलाल दे या ना दे। बिलाल की बुक्स में उसी दिन बिल्स पेएबल डेबिट 45,000, नोटिंग चार्जेस डेबिट 500, अली क्रेडिट 45,500, नोटिंग चार्जेस उसका एक्सपेंस है।
और एक बात साफ कर लूं, अगर बिलाल वक्त पर पैसा दे देता तो अली की बुक्स में कुछ भी नहीं होता। एंडोर्स करने के बाद एंट्री सिर्फ उसी सूरत में आती है जब बिल डिसऑनर हो। इसीलिए ये टॉपिक एग्जाम में अक्सर डिसऑनर के साथ ही आता है। तीसरा रास्ता, 20 अप्रैल। एक और कस्टमर का एक्सेप्टेड बिल अली के पास है, 30,000 3 महीने का। एक महीना गुजर गया, अब 2 महीने बाकी हैं और अली को पैसा अभी चाहिए। वो बैंक के पास जाता है। बैंक कहता है, पैसा मैं आज दे दूंगा, मगर जितना वक्त बाकी है उस पर इंटरेस्ट काट लूंगा। रेट है 12% सालाना। हिसाब देखिए, 30,000 का 12% हुआ 3,600 सालाना। मगर पूरा साल नहीं, सिर्फ 2 महीने, तो 2/12 यानी 600। यही सबसे अहम नुक्ता है। डिस्काउंट पूरे बिल पर नहीं, सिर्फ बाकी बचे हुए वक्त पर लगता है। अली को मिले 30,000 माइनस 600, 29,400। एंट्री 3 हिस्सों में, बैंक डेबिट 29,400, डिस्काउंट डेबिट 600 और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट 30,000, दोनों तरफ बराबर। और ये 600 वापस नहीं मिलते। ये अली का अपना एक्सपेंस है, कस्टमर से रिकवर नहीं होता। एग्जाम में यही सबसे आम मिस्टेक है। और अगर ये बिल भी डिसऑनर हो जाए तो बैंक वही करता है जो करीम ने किया, बिल वापस अली को, पैसा वापस बैंक को। रास्ता चाहे कोई हो, आखिरी जिम्मेदारी उसी की है जिसने कागज आगे बढ़ाया। मेरा भी एक बिल है, 60,000 का। ड्यू डेट से 3 महीने पहले मैंने बैंक से डिस्काउंट करवाया, 6% सालाना, और ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया। बैंक ने 300 नोटिंग चार्जेस भी खर्च किए। 2 सवाल। पहला, सारा के बैंक में कितना आया? दूसरा, डिसऑनर के बाद सारा ने कस्टमर के नाम कितना लिखा? 3, 2, 1। पहला जवाब, डिस्काउंट निकालिए। 60,000 का 6% सालाना और वक्त 3 महीने यानी 3/12। डिस्काउंट बना 900, तो बैंक में आए 60,000 माइनस 900, 59,100। दूसरा जवाब 60,000 प्लस 300, 60,300। और ट्रैप यही है, 900 कस्टमर के नाम नहीं जाता, वो सारा का अपना एक्सपेंस था जो उसने पैसा जल्दी लेने के लिए दिया। कस्टमर पर सिर्फ 300 चार्ज होते हैं। और मेरी एंट्री, कस्टमर डेबिट 60,300, बैंक क्रेडिट 60,300, क्योंकि बैंक ने मेरे अकाउंट से पूरी रकम नोटिंग चार्जेस के साथ वापस ले ली। कई बोर्ड्स जर्नल के साथ पूरा लेजर अकाउंट भी मांगते हैं, टी की शक्ल वाला। तो एक दफा पूरा अकाउंट देख लीजिए। बिल्स रिसीवेबल के डेबिट साइड पर वो बिल आए जो अली को मिले। बिलाल का 45,000 और कस्टमर का 30,000। क्रेडिट साइड पर वो गए जो अली के हाथ से निकल गए। करीम को एंडोर्स किया हुआ 45,000 और बैंक से डिस्काउंट किया हुआ 30,000। दोनों तरफ 75,000, अकाउंट साफ। और ध्यान रखिए, डिसऑनर की एंट्री यहां नहीं आती, क्योंकि उस वक्त बिल अली के पास था ही नहीं। वो एंट्री सीधी बिलाल और करीम के दरमियान लिखी गई थी। 6 टिप्स जो मार्क्स देते हैं। 1, 3 किरदार के नाम लिख दीजिए, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। 2, ड्यू डेट निकालते वक्त लिख दीजिए कि आपने 3 दिन की रियायत जोड़ी है या नहीं। 3, याद रखिए, एक ही बिल 2 बुक्स में 2 नाम से आता है। 4, डिसऑनर पर हमेशा पूरी रकम के साथ नोटिंग चार्जेस भी जोड़िए। 5, डिस्काउंट के चार्जेस एक्सपेंस हैं, कस्टमर से रिकवर नहीं होते। और 6, अगर सवाल कहे दोनों तरफ की एंट्रीज तो दोनों लिखिए। आधी एंट्री पर आधे मार्क्स नहीं मिलते, 0 मिलते हैं। आज का निचोड़, बिल एक लिखा हुआ वादा है, रकम, तारीख, दस्तखत। 3 किरदार, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। वही कागज किसी के लिए बिल्स रिसीवेबल, किसी के लिए बिल्स पेएबल। 4 रास्ते, रखो, एंडोर्स करो, डिस्काउंट करवाओ
या कलेक्शन के लिए 2 और डिसऑनर पर पूरी रकम के साथ नोटिंग चार्जेस। और सबसे बड़ा सबक, कागज हाथ से निकल जाता है, जिम्मेदारी नहीं। जिसने दस्तखत किया वो लाइन में खड़ा रहता है। आज का चैलेंज, 2 सवाल। पहला, अली ने बिल करीम को एंडोर्स किया और करीम ने आगे किसी तीसरे को। बिल डिसऑनर हो गया। अब तीसरा शख्स किससे मांगेगा और इस चेन में अली का नाम कहां आता है? दूसरा, बिलाल की अपनी बुक्स में वो नोटिंग चार्जेस किस तरफ जाते हैं, डेबिट या क्रेडिट, और क्यों? जवाब कमेंट में लिखिए, मैं खुद पढ़ता हूं। और अगली वीडियो का राज। अली का एक दोस्त आया था। वो चीजें खरीद कर नहीं बेचता, वो खुद बनाता है। उसने कहा, तुम्हारे पास एक स्टॉक होता है, मेरे पास 3, कच्चा माल, आधा बना हुआ माल और तैयार माल। और मेरा ट्रेडिंग अकाउंट तुम्हारे जैसा बनता ही नहीं। अगली वीडियो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर आज वो कागज समझ आ गया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा कोर्स यहीं मिलता है, तरतीब से। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।